खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। कोरोना की दूसरी लहर देश में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में दर्ज हुए कोरोना के मामलों से एक नया रिकॉर्ड बन गया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। बड़ी बात यह है कि इस दूसरी लहर के साइड इफेक्ट्स देखने भी अब शुरू हो गए हैं। जैसे आज दिल्ली से यह खबर आई कि दिल्ली में अगले सत्र के लिए अब 8वीं तक के छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। यानी दिल्ली में 8th क्लास में या 8th तक के बच्चों को स्कूल अभी नहीं जाना होगा, उनके स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को उनकी अनुमति के बाद एग्जाम, प्रैक्टिकल्स या प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। वैसे दिल्ली में आज कोरोना के 2790 नए मामले आए हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी कोरोना की इस दूसरी लहर में अभी भी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, ये लग रहा है। ये तय मानिए कि इस बार भी बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। लेकिन ये तो कोरोना का एक साइड इफेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सुधरने को तैयार नहीं हो रहे और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी जागो इंडिया। பேசாம உங்க முகத்தெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை எனக்கு வந்திருக்கு. ऐसी ही चुनावी रैलियां कोरोना की सुपर स्प्रेडर बनती हैं। ये तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, जहां डीएमके नेता एमके स्टालिन की रैली हो रही है। दूर दूर तक सिर्फ भीड़ नजर आ रही है, वो भी एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई। அந்த உறுதியோடு தான் நீங்களும் இங்க வந்திருக்கிறீங்க. அமராவதியிலே வலம் பெருகும் மடத்துக்குளம். हर चुनावी राज्य में यही हाल है। कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, हर पार्टी जीत के लिए जोर लगा रही है और दूसरी तरफ कोरोना भी अपनी ही रफ्तार से बढ़ रहा है। आज कोरोना की दूसरी लहर ने नया रिकॉर्ड बनाया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,330 नए मामले सामने आए हैं। ये 10 अक्टूबर 2020 यानी 173 दिनों के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के केस हैं। तब एक दिन में 74,535 केस आए थे। 24 घंटों में 459 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। ये भी 10 दिसंबर 2020 यानी 112 दिनों के बाद सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। तब एक दिन में 487 लोगों की मौत हुई थी। इनमें करीब 85% संक्रमण के नए केस तो सिर्फ 8 राज्यों में हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए हैं, 39,544। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 4,563 केस दर्ज हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। अगर कोरोना से होने वाली मौत की बात करेंगे तो 83% लोगों की मौत सिर्फ 6 राज्यों में हुई है और इनमें भी सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, जहां 227 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 55, छत्तीसगढ़ में 39, कर्नाटक में 26, तमिलनाडु में 19 और केरल में पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। चिंता हरिद्वार के महाकुंभ ने भी बढ़ाई हुई है, क्योंकि यह महाकुंभ कोरोना की दूसरी लहर के बीच हो रहा है। आज से यहां आम लोग भी स्नान कर पाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होने के लिए 72 घंटे पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोगों ने जैसे मास्क न लगाने की कसम खाई हुई है। हमने देश के अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक किया और लोगों से पूछा कि मास्क लगाने में समस्या क्या है। मास्क नहीं लगाया वहाँ जल्दी तो लगाया, पानी वानी पिया। गर्मी में मैडम इतना थोड़ी लगा। भूल गए घर पर मास्क। अरे हम अभी नहीं पहने हैं, हेलमेट पहने थे, अभी गाड़ी बाइक खड़े किए हैं। कोई शॉपिंग करने निकला है तो कोई डॉक्टर को दिखाने, कोई सड़क पर दुकानदारी कर रहा है तो कोई सामान खरीद रहा है।
सबकी दिनचर्या आराम से चल रही है, बस गायब है तो मास्क। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना के राजा बाजार इलाके की हैं, जहां कोरोना वायरस का किसी को कोई खौफ नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब पूछा कि मास्क क्यों नहीं लगाया, तो गलती मानने के बजाय कुतर्क करना शुरू कर दिया। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? साल भर में लाखों लोग जो है वो मर गए कोरोना। मैडम अमित शाह की रैली करा दीजिए, कोरोना गायब हो जाएगा। चुनाव में वैसे भी गायब हो जाता है कोरोना। अपनी बात कीजिए ना सर, आपने मास्क। हम अपनी बात किसे करें? बंगाल में चुनाव चल रहा है, कहीं नहीं। आप अपनी बात कीजिए ना सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आप काहे बंगाल में नहीं फैल रहा है, वहाँ तो बहुत रैली हो रही है। आप बंगाल की छोड़ो ना सर, बिहार में ये कुतर्क क्यों कर रहे हो? आप कुतर्क क्यों कर रहे हो? मैडम मास्क हम नहीं पहनते, हमको उलझन लगती ना बहुत ज्यादा मास्क से। मतलब मास्क भी नहीं लगाएंगे और कुतर्क भी करेंगे। अब गले में गमछा डाले इन सज्जन को ही देख लीजिए। जब पूछा कि मास्क क्यों नहीं लगाया, तो गमछा झंडे की तरह फहरा दिया। सड़क पर निकल गए, मास्क पहना क्यों नहीं? पहने हुए थे, भाई खोलने पड़ा। ऐसे आप लोग बाजार में निकल जाते हो बिना मास्क? ये मेरा मास्क बड़का को है, ये इतना बड़ा है कि आपको नहीं है। पटना की सड़कों पर घूमते हुए हमें बिना मास्क लगाए महिलाएं भी मिली। मास्क न लगाने की सबके पास अपनी अपनी वजह है। बाहर निकली हुई है, मास्क कोविड के केसेस फिर से बढ़ गए। हाँ, जानते रहे हैं बढ़ गया। भूल गए घर पर मास्क। और मास्क लेके आए ना, ऊपर में थोड़ा सा डॉक्टर से मिलना था, तो इसलिए थोड़ा सा छूट गया। भूल गया मास्क लेने का। अब ले लेंगे मास्क। पटना के बाद सीधे यूपी की राजधानी लखनऊ चलिए। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी निशातगंज में बुधवार को लगने वाले बाजार पहुंचे तो तस्वीरें देखकर लगा कि यह कोरोना काल के पहले की है। किसी तरह की सावधानी नहीं बरती जा रही थी। लोग बड़े आराम से सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे। मास्क किस चिड़िया का नाम है, इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। राजधानी लखनऊ के हाल क्या है, ये मैं निशातगंज मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों ने अपने चेहरों पर मास्क नहीं रखे हैं। और ये स्थिति तब है जब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने केसेस सामने आ रहे हैं, उसके 1/3 से ज़्यादा मामले अकेले राजधानी लखनऊ से आ रहे हैं। लखनऊ भी लापरवाही की दौड़ में आगे निकलता दिखाई दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश में बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार ने मास्क को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। भोपाल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते पुलिस ने सख्ती कर दी है। भोपाल में पिछले 4 दिनों से लगातार मास्क पहनने की सख्ती की है। लगातार 5 दिनों से 500 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस सड़कों पर उतरी हुई है, लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनसे चालान भी बनवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लोग कितने सावधान हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार पहुंची। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन नहीं हो रहा था, लेकिन दुकानदार से लेकर शॉपिंग करने आई जनता तक मास्क में कोई नहीं दिखाई दिया। तो सरोजनी नगर मार्केट में लेकर के आए हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। क्या इस दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में ये बिहेवियर हो रहा है कि नहीं, ये भी हम बात करेंगे। क्या पहले से अच्छे सख्ती से लोग मतलब मास्क वगैरह लगा रहे पहले से? मास्क लगा रहे हैं। अच्छा, और कोई नहीं लगाता तो आप लोग टोकते हैं? अगर हमारे पास है कस्टमर, उसको नहीं लगा तो उसको तो टोकना हमारा फर्ज बनता है। हम पहले से तैयारी करके आए थे कि मास्क वगैरह अच्छे से लगा के आना। यस। किसी ने टोका नहीं खुद से? नो मैम, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी केयर खुद करनी है। याद रखिए, कोरोना से सिर्फ सावधानी ही बचा सकती है। दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में पैर पसार रही है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उसे अपने घर की दहलीज पार करने देते हैं या फिर दहलीज तक पहुंचने ही नहीं देते। और हम फिर कह रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। आपने किया तो पूरे देश ने किया, ऐसे समझिए। मुख्तार अंसारी की अब बात करेंगे, क्योंकि कल मास्टर स्ट्रोक में हमने मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार के बीच की साठगांठ का खुलासा किया था। हमने आपको बताया कि कैसे मुख्तार अंसारी पंजाब में यूपी नंबर की एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है।
इसी एम्बुलेंस से वो जेल से अदालत आना जाना कर रहा है। नियमों के मुताबिक जेल के किसी भी कैदी को अदालत लाने और ले जाने के लिए जेल की ही किसी गाड़ी का इस्तेमाल होता है। बस यहीं से सवालों का दौर शुरू हुआ और रहस्य गहराता चला गया कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब में क्या कर रही है। हमने इस एम्बुलेंस की और थोड़ी पड़ताल की, इसके पेच और ज्यादा उलझते चले गए। एक डॉन जो एम्बुलेंस में बैठकर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचता है। पेशी पंजाब की मोहाली कोर्ट में होती है और एम्बुलेंस पर यूपी का नंबर होता है। जब सवाल शुरू होते हैं तो जवाब किसी के पास नहीं होता कि आखिर एम्बुलेंस किसकी है, कहां से आई और मुख्तार एम्बुलेंस में क्या कर रहा है। यूपी नंबर की एम्बुलेंस जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का है, हमारे पास ऐसी कोई भी एम्बुलेंस नहीं है जिसमें कोई यूपी का नंबर है। ये कोई नहीं बता पाता कि पंजाब की सड़कों पर यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस कैसे घूम रही है। दिलचस्प ये है कि एडीजीपी जेल प्रवीण सिन्हा कहते हैं कि एम्बुलेंस पुलिस ने प्रशासन से मुहैया करवाई होगी। रोपड़ के एसएसपी और एसएमओ कहते हैं हमने कोई एम्बुलेंस नहीं दी और ना ही हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस है। जेल के डीएसपी से फोन पर पूछा गया कि यूपी नंबर की एम्बुलेंस में अंसारी क्यों कोर्ट आ जा रहा है, तो डीएसपी जेल ने कहा मैं तो छुट्टी पर हूं। कोई रिक्वेस्ट आई थी जेल अथॉरिटीज की तरफ से कि कोई एम्बुलेंस भेजी जाए वहां जेल? नहीं, ऐसी रिक्वेस्ट इधर हमारे पास तो कोई नहीं आई, ना ही हमें पता भी उसको मोहाली में पेश करना किसी को। रोपड़ जेल से अगर किसी भी बीमार कैदी को ले जाना होता है कहीं, तो एम्बुलेंस जो है वो रोपड़ सिविल हॉस्पिटल से ही भेजी जाती है। तो जब रोपड़ सिविल हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है और यूपी नंबर की कोई एम्बुलेंस यहाँ नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि, और रहस्य भी एक तरह से बना हुआ है कि ये यूपी के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस रोपड़ जेल में कैसे पहुंचती है। लेकिन जवाब तो जानना जरूरी था। नंबर की पड़ताल की तो पता चला कि यूपी नंबर वाली एम्बुलेंस बाराबंकी के अस्पताल की। पड़ताल का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी की सेवा में लगी एम्बुलेंस डॉक्टर अलका राय के नाम से रजिस्टर्ड है। डॉक्टर अलका राय का बाराबंकी में शाम संजीवनी के नाम से अस्पताल था जो 5 साल पहले बंद हो चुका है। एम्बुलेंस दिसंबर 2013 में बाराबंकी आरटीओ से रजिस्टर्ड हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर अलका राय से बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्तार अंसारी की तरफ से एम्बुलेंस की दरकार हुई थी और उनके भाई ने कागज साइन भी किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये उन्हें नहीं पता। पहले, बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते, तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज साइन किए थे। एम्बुलेंस के रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए बाराबंकी पुलिस और प्रशासन के साथ खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। लेकिन रात से पर्दा उठाना इतना आसान भी नहीं दिख रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी को ले जाने वाली एम्बुलेंस से जुड़े अस्पताल और उसकी फाइल आरटीओ दफ्तर से गायब हो चुकी है। आरटीओ की फाइल तो गायब हो गई, लेकिन हमें एम्बुलेंस के नाम पर जारी हुए एक नोटिस की कॉपी मिली। 23 जनवरी की तारीख में जारी हुए इस नोटिस में लिखा है कि 31 जनवरी 2017 को एम्बुलेंस के फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता खत्म हो चुकी है। 15 दिन के अंदर जवाब देना था, वरना निलंबन की चेतावनी थी। लेकिन इस नोटिस जारी होने के 4 साल बाद तक एम्बुलेंस यूपी के मोस्ट वांटेड डॉन को लेकर पंजाब की सड़कों पर दौड़ रही थी।
पंजाब में एबीपी न्यूज़ ने एम्बुलेंस को लेकर पड़ताल की तो पता चला कि मुख्तार अंसारी की ये स्पेशल एम्बुलेंस कुछ ही दिनों पहले पंजाब आई है और इन दिनों ये जेल कैंपस में ही खड़ी रहती है। मुख्तार अंसारी के पास इससे पहले एक यूपी नंबर की कार भी थी और जब भी उन्हें कहीं बाहर आना जाना होता था तो वो इसी कार का इस्तेमाल किया करते थे। किसी फिल्मी कहानी की तरह लगने वाली इस पूरी मिस्ट्री का हर तार उलझा हुआ है। यूपी की योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस पंजाब में मुख्तार की सेवा में कैसे लगी, इसका जवाब पंजाब सरकार से मांगा जाना चाहिए। ये तो जो समझ आ रहा है वो 2013 का प्रकरण है। एम्बुलेंस वो इनको दी गई थी जिसको इन्होंने निजी, मुख्तार अंसारी ने निजी एम्बुलेंस बना दी और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज वो सुनने में जो आ रहा है वो एम्बुलेंस जो है वो बुलेट प्रूफ है। बुलेट प्रूफ के साथ उसके अंदर बड़ी लग्जरी भी है। तो ये विषय तो अब ये आ रहा है कि पंजाब पुलिस और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि ये एक जेल का एक नियम कानून होता है, उसमें आपने निजी वाहन कैसे इस्तेमाल करने दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी पर सवाल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सीएम ने कहा था कि अगर मुख्तार ने पंजाब में कोई अपराध किया है तो उसका परिणाम उसे यही भुगतना होगा। Number 2, if he has committed any crime in Punjab, he will have to face the consequences in Punjab. बहुत से राज से पर्दे धीरे धीरे उठ रहे हैं और अभी और उठने बाकी हैं क्योंकि 14 दिन का वक्त और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार कहां किस मुहाने पर खड़े होते हैं, इस हिस्ट्री शीटर को लेकर देखना होगा। हमारी अगली खबर से पहले एक खुशखबरी आप तक पहुंचा देना चाहती हूं। मार्च के महीने में जीएसटी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार को मार्च में जीएसटी से आपको पता है कितने रुपए मिले हैं? 1,23,902 करोड़ रुपए। जब से जीएसटी आया तब से ये महीने का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन है, यानी सरकार की जनता के टैक्स से बम्पर कमाई हो रही है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की नजर जनता की बचत पर चली ही जाती है। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज में कटौती की थी, लेकिन अब यह फैसला वापस हो गया है, शुक्र है। सवाल यह है कि क्या चुनाव की वजह से ऐसा हुआ? पीपीएफ, किसान विकास पत्र, बचत खाता और सुकन्या समृद्धि योजना, ये वो नाम हैं जिनके जरिए देश के मध्यम वर्ग की जनता अपने भविष्य की नींव खड़ी करती है। अच्छे ब्याज की आकांक्षा में मेहनत की कमाई इन योजनाओं में निवेश करती है। लेकिन कल रात केंद्र सरकार ने इन तमाम योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर कैंची चलाने वाला आदेश जारी किया। बुधवार रात करीब 8:30 बजे वित्त मंत्रालय का ये आदेश जारी हुआ, जिसमें ऐलान किया गया था कि बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज को 4% से 3.5% कर दिया जाएगा। पीपीएफ के ब्याज को 7.1% से 6.4% करने का प्रस्ताव था। वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में ब्याज को 7.4% से 6.5% करना था। सुकन्या समृद्धि को 7.6% से 6.9% करने का प्रस्ताव था। यह फैसला 30 जून तक प्रभावी रहना था। आदेश आते ही देश भर में सरकार के इस फैसले की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि ये मिडिल क्लास पर मार की तरह था। लेकिन फैसला आने के सिर्फ 11 घंटों के भीतर ही कहानी पलट गई। सुबह 8:07 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया कि सरकार बचत योजनाओं पर ब्याज की कटौती वाले फैसले को वापस ले रही है। ब्याज दर वही रहेगी जो पहले से थी। कटौती वाला फैसला गलती से जारी हुआ था। बस इसके बाद तो विपक्षियों ने सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और ब्याज पर कटौती वाले फैसले के पीछे की वजह चुनाव को बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिम बंगाल में महसूस की जा रही है, जहां बीजेपी बनाम ममता बनर्जी का चुनावी समर चल रहा है। ऐसे में टीएमसी इस मुद्दे पर हमला करने से कैसे चूक सकती थी? टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, क्योंकि मोदी और अमित शाह ट्रक से फूल फेंकने और चुनावी रैलियों में झूठे वादे करने में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे फैसले का आना और 11 घंटों के भीतर उसका वापस हो जाना, इसके पीछे चुनाव ही वजह दिखता है, क्योंकि जिन योजनाओं की बचत पर सरकार कटौती करने वाली थी, वो चुनाव में सरकार के खिलाफ जा सकता था और इतना बड़ा रिस्क लिया नहीं जा सकता। विधानसभा चुनावों का असर सिर्फ फैसलों तक नहीं है,
पेट्रोल डीजल के दाम ही देख लीजिए। चुनाव का ऐलान होने से पहले पेट्रोल डीजल के दाम में 15 बार बढ़ोतरी हुई थी, जबकि चुनाव के ऐलान के बाद मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में सिर्फ 3 बार कटौती हुई है। इसीलिए तो हमने कहा था कि देश में चुनाव होते रहने चाहिए। एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस देश की इस साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री बने। इसके रहस्य जितनी परतें खुलती जा रही है उतने बढ़ते जा रहे हैं, गुत्थी उतनी उलझती जा रही है। इस केस का कार कनेक्शन भी बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। जांच एजेंसी अब तक इस केस से जुड़ी 8 कारें बरामद कर चुकी है। हर कार की कहानी अलग है, लेकिन कहानी का अंत एक ही किरदार पर जाकर अटक जाता है और वो है सचिन वजे। एंटीलिया केस में अब तक सामने आई हर कार का तार कैसे वजे तक पहुंचता है और क्यों कार की पहेली ही इस केस की सबसे बड़ी चुनौती है, इस रिपोर्ट में देखिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन सच्ची है, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। इस कहानी में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, धमाके की साजिश है, कत्ल है, वसूली का गैंग है और ढेर सारी चमचमाती महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। करोड़ों की कीमत वाली ये वो गाड़ियां हैं जिनमें एंटीलिया के कई राज भी दफन हैं और मनसुख के कत्ल की सारी मिस्ट्री भी छिपी है। एंटीलिया विस्फोटक कांड और मनसुख के कत्ल के गुत्थी सुलझाने में लगी एनआईए ने इस केस से जुड़ी एक और लग्जरी कार बरामद कर ली है। इस गाड़ी में ही सचिन वजे और विनायक शिंदे की पहली तस्वीर महाराष्ट्र एटीएस को मिली थी, जो कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर टोल नाके में लगी सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, जिसके बाद से ही इस गाड़ी की तलाश की जा रही थी। बताया जाता है कि इस क्राइम में इस गाड़ी की अहम भूमिका थी। एनआईए ने वसई से जिस गाड़ी को बरामद किया है वो काले रंग की ऑडी है। ये गाड़ी मनसुख मर्डर केस की एक अहम कड़ी समझी जा रही है, क्योंकि एनआईए को मुंबई एटीएस ने बांद्रा वर्ली सीलिंग के टोल नाके का एक सीसीटीवी सौंपा है, जिसमें सचिन वाजे और विनायक शिंदे एक गाड़ी में दिखे थे। ये गाड़ी काले रंग की ऑडी थी, जिसे शिंदे चला रहा था और बगल में वाजे बैठा था, जबकि शिंदे एनआईए के सामने ये कबूल कर चुका है कि मनसुख के कत्ल की साजिश मुंबई के सबब इलाके में रची गई थी और इसके लिए वो सचिन वाजे के साथ गया था। जानकारी के मुताबिक शिंदे और वाजे ठाणे की ओर गए थे, इसलिए एनआईए को यह अंदेशा है कि मनसुख के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखने शिंदे और वाजे इसी काली ऑडी में गए थे। अब एनआईए को यह साबित करना होगा कि जब विनायक शिंदे और सचिन वजे मनसुख के कत्ल की साजिश रचने के लिए मुंबई सबब इलाके में गए थे, तब वे दोनों इसी ऑडी में सवार थे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि टोल नाके पे लगी सीसीटीवी का फुटेज बेहद खराब है और टोल से निकलने के बाद दोनों कहाँ गए, इस बात के सबूत अभी एनआईए को नहीं मिले हैं। एनआईए मनसुख के कातिलों के बेहद करीब जरूर है, लेकिन अब भी उसे अपनी थ्योरी साबित करने के लिए बहुत से जवाब तलाशने हैं, जिसमें कार की गुत्थी सबसे ज्यादा उलझी हुई है। कारों की उलझी गुत्थी को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अब तक कितनी कारें बरामद हुई है और कितनी की तलाश हो रही है, ये गिनती। इस मामले में सबसे पहले तो वो स्कॉर्पियो बरामद हुई, जिसमें विस्फोटक रखे गए थे। दूसरी कार इनोवा थी, स्कॉर्पियो के साथ थी। फिर एक काली मर्सिडीज बरामद हुई। इसके 2 दिन बाद एक नीली मर्सिडीज जब्त की गई। इसके बाद एक लैंड क्रूजर की कहानी सामने आई। अभी 5 गाड़ियों में ये गुत्थी उलझी हुई थी कि एक वॉल्वो बरामद हो गई। इसके बाद एक मित्सुबिशी आउटलैंडर को एनआईए ने बरामद किया। अब एक ऑडी को जब्त किया गया है। तो इस तरह कितनी गाड़ियां होंगी? 8 गाड़ियां। 8 गाड़ियां बरामद हो चुकी है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। एनआईए को अभी एक और आउटलैंडर की तलाश है। साथ में एक स्कोडा भी इस केस में शामिल होने का शक उस पर जताया जा रहा है। तो ये गाड़ियां, इनकी तलाश लगातार
इन्हीं लग्जरी गाड़ियों में ही एंटीलिया केस और मनसुख के कत्ल के सारे राज दफन हैं। एनआईए 8 गाड़ियों को बरामद कर चुकी है और उसे 2 और गाड़ियों का पता लगाना है, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल क्राइम और कार के कनेक्शन को साबित करना है। एंटीलिया केस से जुड़ी गाड़ियों की गुत्थी उलझने की शुरुआत पहले ही दिन से हो गई थी। विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो, उसके साथ दिखी इनोवा गाड़ी, इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर लंबे समय तक नई नई कहानियां सामने आई। इन 2 गाड़ियों के रहस्य से पर्दा उठा तो 6 और गाड़ियां मिस्ट्री बनकर खड़ी हो गई। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अब तक जितनी भी कार सामने आई हैं, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन सचिन वाजे से ही जुड़ता है। एंटीलिया केस में पहली गाड़ी थी स्कॉर्पियो, जिसमें विस्फोटक प्लांट हुआ। इस गाड़ी पर मनसुख ने सबसे पहले दावा किया और यह कहा था कि उसकी स्कॉर्पियो 17 फरवरी को चोरी हुई थी। बाद में पता चला कि यह कार सचिन वाजे चलाता था। इस केस से जुड़ी दूसरी गाड़ी थी वो इनोवा, जो विस्फोटक प्लांट करते वक्त स्कॉर्पियो के साथ थी। ये इनोवा मुंबई पुलिस की सीआईयू की थी। माना जाता है कि वारदात वाली रात इस इनोवा में वाजे ही था। यह गाड़ी 15 मार्च को मुंबई पुलिस के ट्रांसपोर्ट विभाग से जब्त हुई। 16 मार्च को जब्त हुई काली मर्सिडीज इस केस की अहम कार है। इस कार में 17 फरवरी को मनसुख वाजे से मिला था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यह मुलाकात 9 मिनट की थी और इस दौरान मनसुख ने स्कॉर्पियो की चाबी भी वाजे को दी थी। यह कार मुंबई में पुलिस गैराज से बरामद हुई। इस केस की चौथी गाड़ी नीली मर्सिडीज है, जो 18 मार्च को मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से बरामद हुई। अगला नंबर लैंड क्रूजर का है। लैंड क्रूजर में ही वाजे मनसुख को कमिश्नर दफ्तर लाया था, जहां मनसुख ने एंटीलिया केस में अपना बयान दर्ज कराया था। 18 मार्च को एनआईए ने ठाणे से इस गाड़ी को बरामद किया। एंटीलिया की गुत्थी से जुड़ी छठी गाड़ी है वॉल्वो, जिसे महाराष्ट्र एटीएस ने 22 मार्च को दमन से बरामद किया था। इस गाड़ी का मनसुख के कत्ल की साजिश से कनेक्शन जुड़ता है। 30 मार्च को नवी मुंबई की एक सोसाइटी में मिली आउटलैंडर एंटीलिया केस से जुड़ी 7वीं कार है। यह गाड़ी लावारिस हालत में मिली। इस गाड़ी का सेकंड ओनर सचिन वाजे है। और अब एनआईए ने मुंबई के विरार से एक ऑडी बरामद की है। एक सीसीटीवी फुटेज में इसी ऑडी में वाजे और शिंदे दिखे थे। माना जा रहा है कि इस गाड़ी में मनसुख के कत्ल का ब्लूप्रिंट बना था। एंटीलिया और मनसुख केस की जांच के दौरान बरामद की गई 8 गाड़ियों का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, एनआईए ये जानने का दावा तो कर रही है, लेकिन उन्हें अब तक इतने सबूत नहीं मिले जिससे सारी कड़ियों को जोड़ा जा सके। हालांकि उन्हें अब भी 2 गाड़ियों की तलाश है। बरामद की गई सभी कार की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही एनआईए मुंबई के कई होटल और बार में छापेमारी भी कर रही है, जिनका कनेक्शन सचिन वाजे से जुड़ता है। दरअसल एनआईए भी अब समझ चुकी है कि एंटीलिया और मनसुख केस की गुत्थी सुलझाने के लिए उसे वाजे की पूरी कुंडली खोलनी होगी। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।